समस्याएं बता रहे हैं। समस्याएं बता रहे हैं किस प्रकार प्लास्टिक अवशिष्ट किस प्रकार समस्याएं हो रही है। प्लास्टिक अपशिष्ट तथा इसकी समस्याएं पर चर्चा हो रही थी। ये क्या समस्याएं क्रिएट कर रही है, ये समस्याएं क्या क्रिएट कर रही है। समस्याएं में हमने कुछ समस्याओं की चर्चा भी कर दी थी। एक समस्या पहली समस्या क्या थी? समुद्री फिर जल प्रदूषण था और उसके बाद समुद्री प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये दो टॉपिक से चर्चा किया था। और तीसरा क्या है? पारिस्थितिक तंत्र इससे प्रभावित हो रही है, इकोसिस्टम इससे प्रभावित हो रही है, क्योंकि हमने बताया था संचय होता चला जा रहा है। इसमें जो केमिकल्स होते हैं, थैलेट्स, बाइफेनॉल, डिफरेंट प्रकार के जो रिटार्डेंट्स, फ्लेम रिटार्डेंट्स आदि जो रासायन मिले हुए होते हैं, वह रसायन आगे संचित होता चला जा रहा है। एक जीव से दूसरे जीव में, दूसरे से तीसरे में ट्रॉफिक लेवल जैसे ऊपर जाता रहा है, उसके संचय बढ़ता चला जा रहा है। परिणाम हो रहा है जो ऊपरी ट्रॉफिक लेवल में इसकी मात्रा अधिक होती है और नुकसान भी अधिक होता है। तो हमने समुद्री पारिस्थितिक तंत्र से लेकर के स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में बताया था जो दोनों जगहों पर किस प्रकार इसके कारण जैव संचय बढ़ता चला जा रहा है और यह हानिकारक जैव संचय अल्टीमेटली रोग तथा मौत के कारण बनते हैं। कई सारी प्रजातियां, समुद्री प्रजातियां इसके कारण, खास करके विशेष के समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में यह ज्यादा हो रहा है, इसीलिए मरीन इकोसिस्टम या समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को यह ज्यादा प्रभावित कर रहा है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली सारा प्लास्टिक जाकर के समुद्र में जमा हो जा रहा है। तो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, मरीन इकोसिस्टम इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। अलगी से लेकर के, शैवाल से लेकर के, जो हमने कहा था समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, कौन? अलगी। और वो अलगी महीन ग्रेन्यूल्स को, कौन ग्रेन्यूल्स? जो प्लास्टिक लंबे समय में 1000, 2000, 5000 साल के बाद अल्टीमेटली टूटते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। इन टुकड़ों को कहीं ना कहीं वो लेता है और उसके कारण उसमें जमा होता है, या तो उसके मौत के कारण बनेगा या उससे जो खाने वाली जीव होंगे, समुद्री जीव होंगे, उनके मौत का कारण होगा। तीसरा पॉइंट था मानव स्वास्थ्य। इसके कारण मानव स्वास्थ्य एक विशेष रूप से प्रभावित होने वाला है। मानव स्वास्थ्य प्रभावित होने के पीछे जो प्रमुख कारण है वह है जो ये प्लास्टिक में, चूंकि यह डिग्रेड बहुत स्लोली, जो डिग्रेड होता भी है वो बहुत स्लोली होता है। हमने कहा हजारों लाखों वर्ष में जाकर के थोड़ा बहुत डिग्रेड होता है, जैसे ऑलमोस्ट नॉन डिग्रेडेबल मान लेते हैं। अब कहा जाता है कि उनके जो केमिकल्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो प्लास्टिक में केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जैसे हमने कहा था 3 केमिकल्स का नाम हमने, थैलेट्स का नाम, बाइफेनॉल एंड फ्लेम रिटार्डेंट्स का नाम हमने व्यापक रूप से लिया था। ये तथा अन्य केमिकल थैलेट्स क्यों मिलाए जाते हैं? थैलेट्स को कहते हैं प्लास्टिक सिंथेसाइजर, प्लास्टिक साइजर बोलते हैं इसको। व्हाट इज प्लास्टिक साइजर? प्लास्टिक साइजर बोलते हैं प्लास्टिक के, महीन प्लास्टिक को उपयोग में लाने के लिए। हमने पहले कहा है जो केमिकल्स मिलाते हैं वो क्यों मिलाते हैं? वो मिलाते हैं उसके विभिन्न कार्य के अनुसार कार्य दक्ष बनाने के लिए। प्रत्येक कार्य की आवश्यकता के अनुसार कहीं लचीला प्लास्टिक की, कहीं लचीलापन में अलग अलग डिग्री की लचीलापन की आवश्यकता होती है, कहीं उसको जलने से बचाना होता है,
तो इन सभी कामों के कारण अलग अलग स्तर चढ़ाना होता है। इन सभी कारणों के कारण ये केमिकल्स मिलाए जाते हैं, अर्थात उसके गुणों में वृद्धि करने के लिए। किसके? उसके गुणों में, चाहे वो पॉलीविनाइल क्लोराइड के रूप में प्लास्टिक हो, पॉलीथिलीन के रूप में प्लास्टिक हो या अन्य पॉलीमर हो, उसके गुणों में वृद्धि कार्य दक्ष बनाता है। हमने कहा कि उस पर्टिकुलर कार्य के योग बनाता है। जिस प्लास्टिक से पॉलीथीन बना हुआ है अधिक लचीला होता है। कई प्लास्टिक करे होते हैं, लचीलापन उसमें नहीं होता है, तो वह विभिन्न कार्यों के हिसाब से प्लास्टिक तैयार किए जाते हैं। उन गुणों को लाने के लिए प्लास्टिक में ये मिलाए जाते हैं। प्लास्टिसाइजर का उपयोग मुख्य रूप से होता है फ्लेक्सिबल प्लास्टिक को लचीलापन देने के लिए, लचीलापन लाने के लिए फैलेट्स मिलाए जाते हैं। इसी तरह का हमने एक कहा था, इसका सुंदर एग्जाम्पल क्या है? पॉलीइथिलीन टेट्राफथलेट पीईटी इसका सुंदर एग्जाम्पल है। पीईटी पॉलीइथिलीन टेट्राफथलेट्स के 4 अणु मिलकर के, फथलेट याद रखिएगा निम्न अनुभार वाले होते हैं। फथलेट्स निम्न अनुभार वाले होते हैं, इसीलिए वह प्लास्टिक के वजन को बहुत नहीं बढ़ा पाता। ये जो केमिकल्स होते हैं यह निम्न अनुभार वाले होते हैं, तो प्लास्टिक के वजन को बहुत नहीं बढ़ा पाता, लेकिन वह कार्य दक्ष बनाता है, लचीलापन लाता है। किसमें? प्लास्टिक में विभिन्न उपयोगों के अनुकूल बनाता है। इसी तरह बाइफेनॉल का उपयोग किया जाता है, खास करके खाद्य पैकेजिंग इंडस्ट्री में, खाद्य के पैकेट्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। स्तरों में स्तर चढ़ाने के लिए, जो खाद्य के पैकेजिंग के लिए, खाद्य पैकेजिंग पैकेट्स, खाद्य सामग्रियों की पैकेजिंग के लिए जो प्लास्टिक यूज होते हैं उसमें अस्तर देने के लिए इस बाइफेनॉल का उपयोग किया जाता है। चिकनाहट होती है ना उसमें, जैसे टिफिन डब्बा खाने के लिए ले जाते हैं, खाना पैक करके ले जाते हैं, चिकनाहट होती है। उस चिकनाहट किसके कारण होती है? अस्तर चढ़ाते हैं, उसके ऊपरी अस्तर बाइफेनॉल का चढ़ाते हैं। मुख्य रूप से यदि खाद्य पदार्थ यदि खुरदरा होंगे, वो प्लास्टिक खुरदरा होगा तो उसके चिपकेगा, तो वही नहीं चिपके, इसके कारण क्या करते हैं? अस्तर चढ़ा देते हैं, उससे सतह एकदम से सपाट हो जाता है, खुरदरा नहीं रहता है, स्मूथ हो जाता है। तो इसके रूप में इसका उपयोग करते हैं। जैसे स्टील का डब्बा होता है ना, तो उसके अंदर जिंक का होता है। हाँ, उसके अंदर जिंक। तो ये अलग अलग पदार्थों में उस पर्टिकुलर पर्पस से हम बाइफेनॉल का। इसी तरह फ्लेम रिटार्डेंट्स है। फ्लेम रिटार्डेंट्स कहते हैं गद्दा, कसन, जिस पर हम लोग बैठते हैं, कारों में बैठने वाले गद्दा, घर में गद्दा देते हैं ना, गद्दा बनाते हैं ना, प्लास्टिक के गद्दा जो होते हैं, उस गद्दा में उस गद्दा को जलने से, फ्लेम रिटार्डेंट्स जलने से बचाता है। हीट जब होता है तब उस हीट का प्रभाव उस पर कम पड़ता है। गाड़ियों में, ऑटोमोबाइल्स में यूज होते हैं ये, ऑटोमोबाइल के सीट्स में ये फ्लेम रिटार्डेंट्स यूज होते हैं। ऑटोमोबाइल के सीट बनाने में, प्लास्टिक का सीट ऑटोमोबाइल का जो बनता है, कार का, बाइक का, स्कूटी का, ऑटोमोबाइल के सीट बनाने में इसी फ्लेम रिटार्डेंट्स का उपयोग किया जाता है। फ्लेम रिटार्डेंट का मतलब हो गया जलने से हीट के प्रभाव को कम करता है, जलने से बचाता है, लौ प्रतिरोधी होता है, लौ रोधी। फ्लेम का लौ हिंदी में कह सकते हैं लौ रोधी बनाता है। फ्लेम का अर्थ हो गया लौ, रिटार्डेंट का हो गया रोधी। ये सारे केमिकल्स जो उसमें प्लास्टिक में डाले जाते हैं, ये केमिकल्स जब डाले जाते हैं, ये केमिकल्स उसको तो विभिन्न गुणों को योग्य तो बनाते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है जब वह विखंडित होता है, लंबे समय में टूटता है, या ये केमिकल्स एक्सपोज होते हैं, रहेंगे बाहर में, यानी प्लास्टिक के साथ मिला हुआ तो कहीं ना कहीं वो रसायन निकल करके जाते हैं, वातावरण में जाते हैं। अब वह वातावरण में जैसे ही जाते हैं तो इसके कारण किसी न किसी रूप में, सबसे ज्यादा उपयोग इस प्लास्टिक का करता कौन है? मानव। इस जितने भी प्लास्टिक है सब किसके लिए बना है? मानव के लिए। मानव भी उपयोग करता मानव। वह उसके संपर्क में आया, उसमें रखा हुआ भोजन किया,
कहता है उसके बने हुए गद्दों पर या सीट्स पर बैठा, वो कहीं ना कहीं चाहे अनचाहे रूप से उसके संपर्क में आया, वो उसके अंदर गया, भोजन के माध्यम से या अन्य माध्यम से वो अंदर जाएगा। जैसे ही अंदर जाएगा तो वो विभिन्न प्रकार के मानव रोग का कारण बनते हैं। कुछ प्रमुख मानव रोग, इवन कैंसर जैसे खतरनाक रोग, न केवल कैंसर बल्कि कॉन्जेनिटल डिजीज जानती है? कॉन्जेनिटल डिजीज वो डिजीज, ऐसे रोग जो वंशानुगत होते हैं, बच्चा जब पैदा होता है उसी समय उसके साथ आ जाता है, दे आर कॉल्ड कॉन्जेनिटल डिजीज। बहुत सारे वंशानुगत रोग, यानी क्या कहेंगे, कॉन्जेनिटल डिजीज, वंशानुगत रोग। क्या होगा वंशानुगत, मतलब दैट इज जेनेटिक। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जेनेटिक, हम दूसरे अर्थों में इसकी बात कर रहे हैं। जो यह जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा के साथ ही यह आता है। जेनेटल लोड कोई जरूरी नहीं है उस समय दिखे, एपियर हो, लेकिन यह उसी समय एपियर दिखता है। कॉन्जेनिटल डिजीज या दो डिजीज जन्म के साथ ही उसके साथ आता है। जन्म दोष, कॉन्जेनिटल डिजीज एग्जैक्ट हिंदी इज जन्म दोष। जन्म दोष होते हैं, जन्म के समय से ही उसमें दोष होते हैं। इंग्लिश नहीं समझ रहा है इसलिए हिंदी, इंग्लिश नहीं समझ रहा। ब्लैकबेरी सिंड्रोम, हाँ बहुत सारे ऐसे, देयर आर सो मेनी डिजीज। इवन हार्ट प्रॉब्लम वो किसी भी अंग में हो सकता है। इवन ब्लू बेबी जैसा सिंड्रोम जानते हो? ब्लू बेबी these are congenital diseases. There are several congenital diseases regarding heart and many other organs due to प्लास्टिक पोल्यूशन के कारण, प्लास्टिक प्रदूषण के कारण। प्रतिरक्षा प्रणाली, डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, मानव प्रतिरक्षा प्रणाली में अवरोध उत्पन्न होते हैं। इम्यूनोलॉजिकल डिजीज, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, प्रतिरक्षा प्रणाली से रिलेटेड डिजीज। इसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंसेज होते हैं, हार्मोन असंतुलन, हार्मोनल डिजीजेज होते हैं। हार्मोन कहां से सेक्रेट होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से। अंतःस्रावी ग्रंथियों में गड़बड़ी, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या कहलाएगा? इंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी इस प्रकार के कई मानव रोगों का कारण यह प्लास्टिक में पाए जाने वाले विभिन्न केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं। अर्थात मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। अगला कारण क्या है? अगली समस्याएं क्या है? ऊर्जा स्रोत को कम कर रहा। ऊर्जा स्रोत को कम कर रहा। कैसे ऊर्जा स्रोत को कम कर रहा? ऊर्जा स्रोत को किस प्रकार कम कर रहा? मानव स्वास्थ्य खराब हो रहा है। कहीं से कहीं मत तोड़ो, कहीं से कहीं नहीं तोड़ना, लॉजिकली तोड़ो। कैसे?
नहीं। बताया था ना हाँ क्या पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल, ये आता कहाँ से है, किसके उत्पाद हैं, कैसे तैयार होता है प्लास्टिक? पेट्रोलियम उत्पादों से। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का यह सामान है, पेट्रोकेमिकल उद्योग का। और पेट्रोकेमिकल उद्योग कहां से निकलता है? तेल शोधन से। तेल शोधन से, तेल शोधन से, रिफाइनरी से, क्रूड ऑयल रिफाइनरी से जो प्रोडक्ट निकलते हैं, बाय प्रोडक्ट निकलते हैं, उन बाय प्रोडक्ट्स या बाय प्रोडक्ट्स से पेट्रोकेमिकल उद्योग से यह बनता है। कहा जाता है जो जितना भी क्रूड ऑयल प्रोडक्शन होता है या खपत होता है, उसका करीब 4% प्लास्टिक इंडस्ट्री लेता है, प्लास्टिक उद्योग ले लेता है। यानी क्रूड ऑयल के खपत का 4% के आसपास इसको बनाने में खर्चा होता है। कभी कभी आएगी इसी तरह नहीं समझेगी, कभी कभी नहीं आएगी तो इसीलिए नहीं ना समझेगी। बताओ, बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे कि नहीं बताए थे? जो अली होगी तो फिर गाड़ी स्लो हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। एक ही चीज को 4 बार समझाना है। पिछले 15 दिन में तुम कितना दिन आई है? हमको काउंट करके बताओ, पिछले 15 दिन में तुम कितनी बार आई? ये एंड ज्योग्राफी दोनों क्लास की बात कर, दोनों क्लास की बात कर। मतलब ये 2 दिन में घर चल रही थी। परसों कहाँ थी? परसों ना ज्योग्राफी में थी, ना तुम जीएस में। मतलब सुबह सोमवारी का व्रत में सुबह इसको लग जाता है व्रत। ऐसा सोमवारी करके क्या फायदा? पढ़ाई लिखाई चुमट तो सही बात पर आ गए, सोमवारी नहीं अब पकड़ा जाती है। तो बोलो ना क्या बात आई क्यों नहीं थी? न सुबह आई न शाम आई। हाँ हाँ, हेडेक का मार्केट में गई होगी उसके पिछले दिन, सुबह में तुम नहीं आई, सुबह तक सर दर्द था तुम्हारा। आओ सही बात बताओ क्या था। चलो ठीक है, चलो आप इस तरह की गलती करोगे हम बता देते हैं, अगले बार से नहीं करते। ये कहते हैं जो ये वर्ल्ड जो रिफाइनरी होता है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के बारे में सुनी है? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, व्हाट आर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री? व्हाट इज पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री? पेट्रोलियम पदार्थ के उप उत्पाद, यानी क्रूड ऑयल के रिफाइनिंग के दौरान विभिन्न प्रकार के उप उत्पाद, तेल, डीजल, पेट्रोल, किरोसिन तेल, ये सब तो निकलते ही निकलते हैं। अलकत्ता कई सारे पदार्थ, कचरा भी निकलते हैं, कह सकते हैं आप अपने शब्द में कह सकते हैं, जो जिसका कि मूल्य अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है, ये कह रहे हैं जो उसको जब हम यह तैयार करते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, तो उसका एक अंश तेल निकालने के दौरान एक अंश चला जाता है पेट्रोकेमिकल बनाने के लिए कच्चे सामग्री की सप्लाई। पेट्रोलियम रिफाइनरी से जो पदार्थ निकलते हैं उसका उपयोग पेट्रोकेमिकल, याद रखना है, यही कर रहे हैं, यही समझाए थे। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री वही डेवलप होता है जहां पर ऑयल रिफाइनरी होता है। पेट्रोल, जैसे मैंने वडोदरा का एग्जांपल दिया था भारत में, मुंबई का एग्जांपल दिया था, ये सब वहीं पर डेवलप होते हैं जहां पर तेल शोधन होता है, वहीं पर, क्योंकि उसके कच्चे माल वहीं पर तुरंत निकल जाते हैं, वहीं डेवलप होते हैं। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री बरौनी में डेवलप हो सकता है, बरौनी में डेवलप हुआ है कुछ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। बिहार में केवल वो जो कॉम्प्लेक्स डेवलप हुआ है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो ये कह रहे हैं जो इस तरह के पदार्थ वहीं से तेल शोधन से, ऑयल रिफाइनरी से निकल रहे हैं। अब ऑयल रिफाइनरी से निकल करके इस पदार्थ को तो हम बना लेते हैं, तो कहा जाता है कि इन पदार्थों को बनाने में, इस पदार्थ के बनाने में
ये 4% के आसपास, यानी 96% से तो हम बना लेते हैं डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल आदि बना लेते हैं, लेकिन अबाउट 4% यह प्लास्टिक यानी पेट्रोकेमिकल या मुख्य रूप से प्लास्टिक उद्योग के निर्माण के लिए चला जाता है। यदि वो नहीं रहता तो हो सकता है कि उसका इनके प्रकार हम ऑयल निकालें, इट मे बी पॉसिबल। तो यही कह रहे हैं कि यह संसाधन, यह कैसा संसाधन है, यह कैसा रिसोर्स है, क्रूड ऑयल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है और नवीकरणीय है, गैर नवीकरणीय है। विश्व में इसकी कमी है, भारत के पास इसकी कमी है। भारत अपनी आवश्यकता के बहुतायत से आयात कर रहा है और उसका एक अंश यानी महंगा पदार्थ का एक अंश कहां पर खर्चा हो जाता है, इस उद्योग के में खर्चा हम यहाँ पर याद कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जो इस अमूल्य या गैर नवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल पदार्थों का एक अंश चला जाता है ऐसे उत्पादों को तैयार करने के लिए, अर्थात यह कहीं न कहीं ऊर्जा संसाधन पर दबाव क्रिएट करता है। ऊर्जा संसाधन कौन से संसाधन से मतलब है, ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्स का कहीं न कहीं यह अपव्यय करता है। इस अर्थ में यदि कहें तो यानी अतिरिक्त भार क्रूड ऑयल पर क्रिएट कर रहा है, ऑयल रिफाइनरी पर क्रिएट कर रहा है, क्योंकि इसका 4% जाता है। इसलिए तो इससे क्या क्या समस्याएं जैसे कर रहे हैं, जैसे हमने कहा इसी से कह सकते हैं कि भारत चूंकि क्रूड ऑयल इंपोर्टर कंट्री है, सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा इसी पर खपत होती है, विदेशों पर निर्भरता है, इसके पर विदेशों पर निर्भरता है ना, भारत आत्मनिर्भर तो है नहीं, अपनी आवश्यकता का 85% आयात कर लेता है और वैसे पदार्थ को जिनका भारत में उत्पादन नहीं है, खपत अधिक है, बाहर से मंगाते हैं, हमारा पैसा ज्यादा जाता है, उस पदार्थ को हम ऐसे पदार्थों में हमको ले जाना, डाइवर्ट करना पड़ता है। समस्या है कि यहाँ भी हम कर सकते हैं। और क्या, और अगला पॉइंट क्या था, चलो परिवहन उपकरण या आक्रामक प्रजाति। अच्छा, आक्रामक परिवहन उपकरण के रूप में, परिवहन उपकरण के रूप में हमने कहा था, पिछले क्लास में हमने कहा था जो प्लास्टिक कचरा सबसे ज्यादा, प्लास्टिक अवशिष्ट सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं, समुद्रों में। अल्टीमेटली दो ही हमने कहा था, जिसका दो ही होता है, या तो लैंडफिल हो जाता है या तो समुद्रों में जाते हैं। सबसे ज्यादा समुद्रों में जाने की संभावना रहती है। समुद्र के जाने के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में जान लीजिए, यूनाइटेड नेशन ने कहा है जो विश्व का सबसे अधिक कचरा ढोने, प्लास्टिक अवशिष्ट ढोने वाली 2 नदियां और दोनों भारत में है। विश्व का, यूनाइटेड नेशन ने कहा है विश्व का प्लास्टिक ले जाने वाली, समुद्र में प्लास्टिक डालने वाली 2 सबसे बड़ी नदी भारत की नदी है, भारत से प्रभावित होती है। एक है गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्र, क्योंकि समुद्र में जाती है तो तीनों मिल के जाती है। हम कह रहे हैं समुद्र में जाने से ना, समुद्र में जाती है तो ये तीनों मिली हुई जाती है, इसीलिए एक वह और दूसरा सिंधु, ये दोनों नदी तंत्र भारत से प्रभावित होते हैं। सिंधु पाकिस्तान का जाएगा, तो गंगा भी कहा जाएगा, लेकिन गंगा को लेकर सब दे दो, वो बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, सब समस्या दूसरे को बांट दो। सिंधु तो ऐसे सर जम्मू कश्मीर बहुत ज्यादा उद्योग नहीं ना है, जम्मू कश्मीर भी है, तो ऐसे पाकिस्तान का ऐसा मलबा सब जाता होगा सर। सब तुम पूरा नहीं समझ, ज्योग्राफी नहीं ना पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा है, इसीलिए हिस्ट्री पढ़ा है तो हिस्ट्री को ज्योग्राफिकली नहीं पढ़ा है। पंजाब प्रदेश का नाम सुना है? क्या नाम? पंजाब मतलब क्या होगा? 5 नदियों से बना है, ये सभी सिंधु की सहायक नदी है। तो जब हम सिंधु कह रहे हैं तो सिंधु में केवल सिंधु नदी का पानी नहीं आता है, सिंधु नदी तंत्र है, समझा? तो ये सतलज या रावी या व्यास भी इसी में है, इसीलिए कहेंगे ज्योग्राफी, हिस्ट्री ज्योग्राफी के हिसाब से नहीं पढ़ा। सिंधु नदी तंत्र है, यह नदी तंत्र बोलते हैं, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है तो सब आता होगा ना, ये सब नदी तंत्र है, नदी तंत्र बोलते हैं।
रिवर सिस्टम है, गंगा अलग है, ब्रह्मपुत्र अलग है ना, लेकिन इसको तंत्र है, जब समुद्र में जाती है तो एक मिल करके जाती है। इसी तरह सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु एक नदी के नाम से जाती है। प्लास्टिक समुद्र में ले जाता है। विश्व की सर्वाधिक प्लास्टिक लेकर के जाने वाली 2 बड़ी नदियां भारत से प्रवाहित होती है। उसमें सर्वाधिक कहा गया सिंधु को, लगभग 1.7 लाख टन नहीं, जो यूनाइटेड नेशन का इट्स नॉट, ये आपका और मेरा आंकड़ा नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन का आंकड़ा। इसीलिए हम यूनाइटेड नेशन के हवाले से जो बात कर रहे हैं नहीं, हम आंकड़ा दे रहे हैं ना आपको, आंकड़ा दे रहे हैं, तब आप चुप हो जाइएगा। कोशिश करते हैं यदि प्रमाण मिले तो उस प्रमाण को लिख लिया जाए। कहता है, यूनाइटेड नेशन कहती है जो सिंधु नदी में 1.64 लाख टन 1.64 लाख टन और गंगा ब्रह्मपुत्र में करीब करीब कहा है 0.7 लाख टन के आसपास अवशिष्ट, प्लास्टिक अवशिष्ट जाकर के मिलते हैं इन नदियों से। तो कहने का अर्थ हुआ कि इतनी बड़ी मात्रा में जो प्लास्टिक अवशिष्ट भारत से होकर के जाने वाले